नवोदय विद्यालय की समिति का आपका स्टेनोग्राफ़र का जो फॉर्म अभी आपका आया हुआ है, तो अभी देख सकते हो कि इसके पहले जो वैकेंसी 2021 में आपकी आई हुई थी और इसका जो एग्ज़ाम है वो 2022 में 8 मार्च को हुआ था। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये बात है कि इसके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि शिफ्ट थर्ड में स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम था। वैकेंसी लास्ट ईयर भी कम थी, कुछ 28 के करीब वैकेंसी, इस बार आपकी 23 है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी इसी तरीके से ही आती हैं। और नीचे आपको जो है वो आपको ऑलरेडी पेपर जो है वो दिया गया है। और ये जो पूरा पेपर है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके पेपर की चीज़ें मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा आपका दिया गया, आंसर की भी आपकी आई थी और यहाँ पे आपको इंग्लिश चालू हुई है। आपने देखा होगा कि उसमें लैंग्वेज टेस्ट करके आपका एक ऑप्शन होगा, तो लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो होते हैं वो आपके आते ही आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गो ओवर मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से जाना या किसी चीज़ को पूरा देखना। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को ओवरलुक करना, तो वो क्या हो गया आपका ईडियम्स का एग्जामिन, कि आपको एग्जामिन करना होता है। गिफ्ट टू गिफ्ट मतलब क्या होता है कि किसी को गिफ्ट देना नहीं होगा। पास मतलब कि किसी जगह से ऊपर होकर गुजरना नहीं होगा, क्योंकि पास मतलब क्रॉस थोड़ी नहीं कर रहे हो। प्रिपेयर होता है कि किसी चीज़ के लिए तैयार होना, तो वो भी नहीं है। टू एग्जामिन, और जब इस तरीके से क्वेश्चन आया करें तो ये ध्यान में रखा करो जिसका सबसे डिफरेंट जो आपका आंसर है, टू गिफ्ट नहीं आ रहा है, पास में अलग आ रहा है, एग्जामिन थोड़ा ओवरलुक टाइप में आ रहा है, प्रिपेयर किसी चीज़ के लिए तैयार होना। तो जब किसी वर्ड का मीनिंग थोड़ा अलग आ रहा हो तो समझ लो वही आपका जो आंसर है वो आपका रहता है। रिबुक मतलब क्या होता है, डांटना, धिक्कारना। ठीक है, ये होता है। स्कोल्ड मतलब क्या होता है, पता है, डांटना होता है, बचपन से आपको बताया गया स्कोल्ड। इंसल्ट मतलब क्या होता है, अपमान करना होता है किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे की। ब्लेम मतलब होता है दोष देना, कि किसी दूसरे को दोष देना या दोष मढ़ना उसके ऊपर। ये तीनों जो अगर आप देख रहे हो तो रिबूक के लगभग सिमिलर वर्ड्स हैं। अलग वर्ड कौन सा है, प्रेज मतलब प्रशंसा, ये आपका जो है अलग वर्ड। आप देख रहे हो कि उतना टफ नहीं आता है, आसान आपका जो एग्जाम है वो आपका आता है। वी वेटेड फॉर आवर टर्न। ठीक है, वी वेटेड फॉर आवर टर्न। अब देखो कैसे क्या दिमाग निकालते हैं। आप क्या कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो किसके लिए, अपना टर्न आने के लिए। ठीक है, तो प्रतीक्षा कर रहे हो। क्विकली मतलब क्या होता है, तेज़ी से। तो क्विकली का यूज जहाँ वहाँ पे होता है जहाँ पे आप कोई काम बहुत जल्दी कर रहे हो। क्विकली कोई भी काम आपको ख़त्म करना है, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्विकली में आती हैं। स्लोली मतलब क्या होता है, मोशन, मतलब क्विकली मतलब क्या होता है कि मोशन में जब कोई चीज़ आप करना चाहते हो तेज़ी से। स्लोली मतलब क्या होता है कि आराम आराम से, धीरे धीरे से। आप खाना खा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप टहल रहे हो, ये तुम्हारा स्लोली का आ गया। पेशेंटली मतलब क्या होता है कि ध्यान, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक मतलब बहुत ही शांतिपूर्वक या धैर्यपूर्वक। कैसे पेशेंट मतलब क्या होता है, धैर्य, धैर्यपूर्वक भी कह सकते हो, धैर्यपूर्वक। स्मूथली मतलब क्या होता है, सुचारू रूप से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप अगर अपने टर्न का वेट कर रहे हो तो किस तरीके से आप वेट करोगे, मुझे ये बात बताइए, किस तरीके से आप वेट करोगे। आप क्या मोशन में वेट करोगे, कि स्लोली में, कि पेशेंटली, कि स्मूथली। तो आप वेट करोगे तो आप पेशेंटली करोगे ना, धैर्यपूर्वक वेट करोगे ना। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जब कोई भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की कोई प्रतीक्षा करता है तो किस तरीके से करता है, धैर्यपूर्वक करता है। आपको पता है कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेशेंटली आपका आ जाएगा। तो आंसर 3 जो है वो आपका सही है। चौथा देखेंगे कि माई एम्प्लॉयर डैश माई सैलरी लास्ट मंथ। तो माई एम्प्लॉयर, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी सैलरी लास्ट महीने क्या करी, राइज, रोज, रेल्ड, रेज। देखो फर्क क्या है, राइज मतलब होता है उगना, तो सैलरी उगती नहीं है। जैसे सन होता है, सन राइज, रोज राइजन होता है उसका फॉर्म, तो रोज भी नहीं होगा क्योंकि राइज की सेकंड फॉर्म है। रेज्ड, रेज्ड आपका क्यों है और रेज क्यों नहीं है, फ़र्क बताओ। रेज भी तो हो सकता है, रेज मतलब भी क्या होता है, बढ़ना, उठाना, बढ़ना होता है, रेज्ड भी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माई एम्प्लॉयर
डैश माई सैलरी लास्ट मंथ, तो लास्ट की बात कर रहा है, समझना बात को। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ों का मतलब होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट मंथ, कहाँ की बात कर रहा है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट के लिए कौन सा आएगा, ये आएगा कि ये आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट कैटेगरी में है, तो ये आपका आएगा। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया गया, पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ वगैरह जो है वो अवेल कर सकते हो। चौथा है गीता इज फाइन एथलीट। तो आपको ये चीज़ बताई गई है कि ए एन द का यूज आपने पढ़ा ही होगा। दा होता है तुम्हारा किसी चीज़ के डेफिनेट के लिए, ए एन इंडेफिनिट। यहाँ पे फाइन है, फा आ रहा है, ठीक है। अगर आपका यूरोपियन ई यू आर होता, ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे मैंने ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी पढ़ते हो लेकिन पढ़ते तो ऑनेस्ट हो, तो इस वजह से यहाँ पे एन लगता है, यहाँ पे ए आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फा है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है। तो गीता इज ए फाइन एथलीट, समझ के बाद। फिर नेक्स्ट आपका है कि हैव यू रीड डैश इंटरेस्टिंग बुक ऑन बर्ड्स दैट आई गेव यू। क्या तुमने वो चीज़ें पढ़ी जो मैंने अब तुम्हें दी हैं। पहला हो गया नो आर्टिकल, ओके, एन द ए। तो यहाँ पे बात क्या हो रही, पहली चीज़ तो हैव यू रीड इंटरेस्टिंग बुक। तो इंटरेस्टिंग बुक के पहले कोई ना कोई आर्टिकल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस अधूरा लग रहा है कि क्या तुमने वो बुक पढ़ी जो मैंने पक्षियों पे दी थी, वो बुक, वो कुछ तो आ रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एन लगाएंगे, एन अगर हमने लगा दिया, तो यहाँ पे अगर हमने एन रखा तो ये हमारा क्या होगा कि हैव यू रीड एन इंटरेस्टिंग बुक ऑन बर्ड्स दैट आई गिव यू। तो एन इंटरेस्टिंग बुक मतलब क्या हो गया कि जब यहाँ पे बात विशेषता की हो रही है, मतलब इंटरेस्ट की हो रही है, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, क्योंकि एन इंडेफिनिट को शो करता है, ठीक है। मतलब डेफिनेट नहीं शो कर रहा है कि वही बुक। तो ये क्या होगा, द का यूज मैंने अभी बताया कि डेफिनेट में। तो हैव यू रीड द इंटरेस्टिंग बुक ऑन बर्ड्स दैट आई गिव यू, मतलब ये कह रहा है कि वो बुक जो मैंने तुम्हें दी थी उसको तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो वो आपका क्लियर होगा द से, तो द आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला आते हैं, वेयर डिड यू बाई दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। आपसे ये पूछा गया है कि ये आपकी जो ब्यूटीफुल ड्रेस है वो आपने कहाँ से ख़रीदी है। तो इसके बारे में अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वेयर डिड यू बाई दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। फॉर मतलब होता है के लिए, फ्रॉम होता है कहाँ से या प्लेस के लिए लगता है, बिफोर होता है पहले, अलोंग होता है साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तुमने जो ब्यूटीफुल ड्रेस है कहाँ से ख़रीदी है, फ्रॉम आएगा। जगह के लिए कह रहा है ना, तो फ्रॉम आता है। तो मैंने क्या बताया, जगह के लिए बोलेगा तो आपका फ्रॉम आएगा। तो क्या आ गया, फ्रॉम जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वो हमारा यूज होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम। अगला फिर हम आते हैं, 8वां नंबर दिया गया है, इफ़ यू डैश दिस अपॉर्चुनिटी यू विल बी सक्सेसफुल लेटर। अगर तुम ये अपॉर्चुनिटी डैश यू विल, तुम बाद में सक्सेसफुल होगे। तो यहाँ पे कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया आपका फ्यूचर में सेंटेंस चला गया। और यहाँ पे अभी क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट का होना चाहिए। आपने पढ़ा है इफ़ लगा के जब कोई भी सेंटेंस आता है तो वो प्रेजेंट में होता है, उसके बाद वाला फ्यूचर में होता है। तो यहाँ पे सीज होता है किसी चीज़ को पाना, किसी चीज़ को मतलब कस के बिल्कुल उसको पीछे लग जाना, पकड़ लेना। सीजेज होता है उसका आपका एक क्या नाम है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपका होता है वो आपका हो गया, ठीक है। ऐसे यस हो गया, ठीक है। फिर सील्ड होगा पास्ट इंडेफिनिट, और ये तुम्हारा आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इफ़ के साथ कब यहाँ पे आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो कौन सा हो गया, सीज आपका जो है वो आपका हो जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट आते हैं कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, असंख्य, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला। डेफिनेट मतलब क्या हो गया, डेफिनेट मतलब क्या हो गया, निश्चित हो गया। लिमिटेड मतलब क्या हो गया, सीमित हो गया, ठीक है। ब्रीफ मतलब क्या हो गया, संक्षिप्त हो गया। और इंडलेस आपका क्या हो गया, इंडलेस मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला, मतलब क्या हो गया, निरंतर,
ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है वो इनफाइनाइट का सिनोनिम्स हो गया। तो ये जो पूरा 9 आप देख रहे हो, इनमें सिनोनिम्स भी आपके आ गए हैं, एंटोनिम्स भी आपके आ गए हैं, और ईडियम फ्रेजेस भी आपके आ गए हैं। अब बाकी चीज़ें नीचे देखते हैं, तो नीचे सेंटेंस रीअरेंज का जो ऑप्शन है वो आपका दिया गया है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ो, बट इन मोस्ट केसेस इट इज़ एन एक्वायर्ड हैबिट। देखो, जब ये भी सेंटेंस क्लियर करने होते हैं, उसके लिए सिंपल एक फंडा लगाते हैं कि सेंटेंस का जो लास्ट का जो ये आपका जो ये एक का जो लास्ट का वो है, वहाँ से आप अटैच करो उसके पहले वाले से। इन सम पीपुल इट इज़ an inborn quality. Optimism is an attitude of taking positive and right view of life. They are tuned that way by nature and temperament. तो इस तरीके से ये जो आपके 4 सेंटेंस जो हैं, 4 सेंटेंस जो हैं, वो आप सभी के दिए गए हैं। अब इन 4 सेंटेंस में कौन सा सही होगा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन मोस्ट केसेस इट इज़ एन एक्वायर्ड हैबिट। अब ये हैबिट की बात कर रहा है, लेकिन ये हैबिट कहाँ पे है? ये हैबिट चालू हो रही है यहाँ से। यहाँ पे भी ये तो क्वालिटी की बात कर रहा है, हैबिट की बात क्या कर रहा है? यहाँ से कर रहा है। और ये भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ को लेके, तो पहला क्या हो गया? सी चालू हो गया। ऑप्टिमिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ टेकिंग पॉजिटिव वे एंड ब्राइट व्यू ऑफ लाइफ, भी हो गया। फिर क्या होता है कि जो ऑप्टिज्म में होता है वो आपका वो जो एटीट्यूड होता है जो पॉजिटिव और ब्राइट व्यू लेके चलता है। लेकिन यहाँ पे आप बी देखेंगे तो इन सम पीपुल इट इज ए बॉर्न क्वालिटी, फिर नीचे दे आर ट्यून्ड दैट। तो यहाँ पे क्या है कि अभी ये अगर इसके बीच नीचे जाएगा दे आर ट्यून्ड दैट वे, तो ये बात कर रहा है कि किसी भी पर्सन के बारे में, लेकिन उसके पहले बाकी चीज़ों में भी तो देखो। तो इसके बाद आपका आएगा इन सम पीपुल इट इज एन इनबॉल्ड क्वालिटी। ऑप्टेंज के बारे में पहले बताया, फिर ये बता रहा है कि कुछ लोगों में ये जो होता है वो इनबॉर्न उनको दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे अब कुछ लोगों की बात आ गई ना कि कुछ लोगों को ये दिया जाता है, तो कुछ लोगों को लेकर अब यहाँ पे दे का यूज किया गया है। सम पीपुल है तो दे का आया है कि उनमें क्या होता है, नेचर और टेम्परामेंट के हिसाब से वो ट्यून्ड होते हैं। लेकिन अब फिर यहाँ पे उसी सब की कुछ केसेस में ये एक एक्वायर्ड हैबिट जो है वो आपकी रहती है। तो डी जो आंसर है वो आपका हो गया। तो ये इस तरीके से कुछ कनेक्ट करना होता है, तब जाके पैराजम्बल आप सभी कर पाते हो। अब होल्ड वंस टंग, फिर आपका आ गया ईडियम फ्रेजेस का कि अपनी जीभ को पकड़ के रखना। अब अपनी जीभ को पकड़ के रखो, अगर अपनी जीभ को तुमने पकड़ के नहीं रखा तो जीभ तो चलती रहेगी, और जीभ चलेगी तो अब आप बोलोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिमेन साइलेंट। समझ में बात आ गई? ठीक है। फिर आओ नेक्स्ट, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स। तो आपको पता है कि ये वन वर्ड है, तो ये पेनिनसुला आपको पता है, पेनिनसुला आपको पता है, ये आपका आता है। तो पेनिनसुला क्या हो गया? ये हो गया। और ध्यान में रखने वाली बात है कि जब इसमें भाई बात कर रहा है कि एक पीस ऑफ लैंड जो है वो वाटर की 3 साइडों से घिरी हुई है, वो तुम्हारा क्या होता है? पेनिनसुला हो गया। फिर ये आपका आ गया कंप्रेंशन, आपका आ गया कंप्रेंशन। आप देखो कंप्रेंशन तो आप ऑलरेडी कर ही लेते होगे। अब देखो क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रूल। अब सबसे पहले इसको करने के लिए क्या मेथड होता है कि पहले इसको रीड करो अच्छे से। क्या करना होता है? रीडिंग करनी होती है। ठीक है, जब आप इसकी अच्छे से रीडिंग कर लोगे तब जाके आप बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप इनकी को रिलेट कर पाओगे। तो इसके लिए पहले क्या करना होता है कि आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, रीडिंग कैसे करनी है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपका दिया गया है कि ever since she burst into the scene by making it in to the 1980 Moscow Olympic as a 16 years old PT Usha tall deeds have amplified Indian sports excellence। ठीक है, ever since she burst into the scenes। ठीक है, ever since उसके बाद भी उसने क्या किया कि उस पूरे सीन में जाके पूरी तरीके से उसको क्या करे, बस्ट कर दिया, पूरी तरीके से उसको हटा दिया।
बाई मेकिंग इट, उसको इस तरीके से बना के, कहाँ पे, मॉस्को ओलंपिक 1980 में। और कितने साल की अवस्था में, 60 ईयर्स ओल्ड पीटी उषा के लंबे जो उसके जो भी डीड्स मतलब क्या होते हैं, जो उनके उसके जो कार होते हैं, जो उसकी स्किल्स होती हैं, उसने क्या किया कि एम्पलीफाई कर दिया इनकी इंडियन स्पोर्ट्स एक्सीलेंस को, 1980 मॉस्को ओलंपिक में। एक 16 साल की लड़की जो पीटी उषा के जो स्किल्स थे, उसने इंडिया की स्पोर्ट्स एक्सीलेंस को एक एम्पलीफाई किया, एक बढ़ावा दिया, और उस सीन को पूरी तरीके से उजागर कर दिया। बस्ट मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, उजागर कर देना उस चीज़ को। द स्पिरिट क्वीन वाज truly the flag bearer who helped countrymen live the dream of a rare sporting excellence in the international arena. The Spirit Queen, वो जो एक जो रानी थी, वाज ट्रूली फ्लैग द बियरर, जो फ्लैग को लिए हुए थी, हु हेल्प्ड कंट्रीमैन, जिसने जितने भी कंट्रीमैन्स थे उनको कहीं ना कहीं हेल्प किया। और क्या किया कि लिव द ड्रीम, उनके जो सपने थे उसको जीने के लिए उनको क्या किया, हेल्प किया। ऑफ ए रेयर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस, जो रेयर मतलब क्या होता है कि बहुत दुर्लभ जो स्पोर्टिंग एक्सीलेंस है इंटरनेशनल एरिना में कहीं ना कहीं करने के लिए, जो इसका जो था वो उस क्वीन ने, स्पिंट मतलब क्या होता है कि पूरी गति से दौड़ना, ठीक, गति से दौड़ना। मतलब उसने क्या किया कि जो फ्लैग को लेके इतनी तेज गति से दौड़ी, ठीक है, जिसको देख के जो रियल स्पोर्टिंग एक्सीलेंस कहीं ना कहीं जो माना जाता था, ठीक है, इंटरनेशनल एरिना में, उसका जो स्वप्न था उसको जीने में हेल्प किया देशवासियों को। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति गोल्ड जीतता है किसी भी देश की तरफ से, तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे करोड़ों लोगों का जो एक सपना होता है इंटरनेशनल लेवल पे, वो कहीं ना कहीं उसको, उस सपने को उजागर करता है, उस सपने को सच करता है, साथ ही पूरे देश का जो नाम है वो कहीं ना कहीं रोशन करता है। तो वही चीज़ जो है वो पीटी उषा ने करी। हेलिंग फ्रॉम ए रिमोट विलेज कार्ड पेयोली नाम के एक रिमोट मतलब क्या होता है कि बहुत ही पिछड़ा जो गांव होता है उसको कहते हैं, वहाँ से वो बिलोंग करती थी, ठीक है। पीटी उषा बिकम एन आइकन फॉर स्पोर्ट लवर। अब क्या हुआ कि उषा जो है वो एक आइकन बन गई, एक स्पोर्ट आइकन बन गई, जो भी स्पोर्ट को पसंद करते थे उनके लिए एक स्पोर्ट आइकन बन गई। अब इसके बाद क्या था कि सी मेड द नेशन स्वेल विथ प्राइड एवरी टाइम सी स्टेप्ड ऑन द ट्रैक। इसमें लिखा हुआ है कि जब वो अपने ट्रैक पे होती थी, तब तक वो पूरे देश को एक रोशन, देश का जो नाम है वो उसको रोशन कर देती थी। She gave joy to all when she became the first Indian woman to make it Olympic final. उसने सभी को खुद एक आनंद की अनुभूति दी जब उसने पहली बार भारतीय महिला मतलब बन के इंडियन ओलंपिक में कहीं ना कहीं उसने जो अपनी जो दौड़ है, वो जो उस दौड़ में सफलता जो है वो कहीं ना कहीं हासिल करी, एक अपना जो नाम, फर्स्ट इंडियन वुमेन का जो नाम है वो कहीं ना कहीं ओलंपिक फाइनल में बनाया। ऊषा ग्रेटेस्ट मूवमेंट वाज आल्सो मोस्ट सैटिस्फाइंग इन लाइफ। ऊषा का जो सबसे बड़ा महान जो उसका मोमेंट था वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टूटने वाला पल भी था। शी वाज पुश्ड टू द 4th प्लेस इन द 400 मीटर हडल्स फाइनल इन 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक, ठीक है। उसको जो है शी वाज पुश्ड, वो जो है वो पूरे 4th, पुश्ड मतलब ये नहीं होता धक्का देना, वो क्या हुआ कि 4th प्लेस पे आ गई 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में 400 मीटर की जो हडल रेस के फाइनल में था। हडल रेस जो होता है, जब रेसेस होते हैं तो ऐसे हडल करके बने होते हैं, उनको क्रॉस कर करके जाना होता है। 400 मीटर की जो रेस थी उसमें 4th नंबर में आई द रोमानियन क्रिस्टीना कोजोकारू वॉन द ब्रोंज मॉडल। रोमानिया की क्रिस्टीना कोजोरू को ब्रोंज मेडल मिला था। ऊषा जो है वो 100th सेकेंड से 100 सेकेंड, सोचो 100 सेकेंड कितना
कम होता, मतलब उससे जो है वो कहीं ना कहीं उषा चूक गई थी। लेकिन सभी इंडियन जो हाउस होल्ड थी उन्होंने एक्नॉलेज किया उस अचीवमेंट की सेंस को, मतलब लेकिन सभी लोगों को, भारतीयों को लगा कि वाकई में मतलब 1/100 जो सेकंड था उसको कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि वाकई में उस वो भी अगर एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट था वहाँ तक भी पहुँचना। थ्रू इट फेल शॉर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट ओलंपिक मेडल फ्रॉम द ट्रैक। वहाँ से क्या हुआ कि इंडिया का जो पहला ओलंपिक मेडल जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब दूरी से कहीं ना कहीं रह गया था। जो भी लड़कियां जो थीं जो जन्मी थी 1980 के टाइम पे वर नेम्ड आफ्टर द गोल्डन गर्ल, उनका नाम जो है वो गोल्डन गर्ल के नाम से कहीं ना कहीं रखा गया था। इट सर्व्ड एज ए टेस्टिमोनी टू द लव एंड अफेक्शन मैनी पीपल हैड फॉर ऐसा। ये जो है ये टेस्टिमोनी क्या होती है, ये चीज़ जो दर्शाती है, ठीक है, प्यार और प्रेम बहुत सारे लोगों का उषा के लिए। उषा रेन एज उस एशियन स्प्रिंट क्वीन वाज हाईलाइटेड बाय हर विनिंग 5 गोल्ड मेडल एंड ए ब्रॉन्ज मेडल इन 1985 जकार्ता एशियन गेम, फॉलोड बाय ए सेंसेशनल 4 gold medal and 1 silver haul at Seoul Asian Game the following year। ऊषा का जो रेन था, ऊषा का जो शासन, जो उसका कह सकते हो कि मतलब एक तरीके से कि उसका जो उपलब्धियां थी, ठीक है, कि वो एशिया की जो स्प्रिंट मतलब धावक जो कहीं ना कहीं आपकी धावक जो महिला थी, जो लड़की थी, वो हाईलाइट की गई उसके 5 गोल्ड मेडल से और 1 ब्रॉन्ज मेडल से। 1985 जाकर्ता एशियन गेम्स जब हुए थे उसके सेंसेशनल टूर में 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर हॉल जो है वो सियोल एशियन गेम्स में आपके उसी फॉलोइंग ईयर्स में हुए थे। तो ये जो पूरा है पढ़ने में काफ़ी टाइम लगा, आपको समझाने में टाइम लगा, लेकिन जब एक एक चीज़ का मतलब समझोगे तब जाके सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रूल। भाई किस जो वर्ड का मतलब है रूल। रूल मतलब क्या होता है कि शासन करना या उपलब्धियां कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचना। तो रेन मतलब क्या होता है, शासन। ट्रैक मतलब क्या होता है, ट्रैक मतलब क्या होता है, दौड़ जहाँ पे लगाई जाती है उसी को तो ट्रैक करते हैं ना। आइकन मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। और हॉल मतलब क्या होता है, हॉल। हॉल अगर आप यहाँ पे देखोगे, हॉल कहाँ पे अभी आया हुआ है, यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे भी देखो। जब कभी भी किसी भी चीज़ का मीनिंग ना आए या फंसे तो आपको यहाँ से देखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हॉल, हॉल देखो कहाँ पे है। हॉल मतलब क्या होता है, ढोना होता है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जब कोई भी चीज़ का मतलब आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पे देख लें। देखो यहाँ पे दिया गया एंड 1 सिल्वर हॉल एट सियोल एशियन गेम्स फॉलोइंग ईयर। तो देखो यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे कि बाई ए सेंसेशनल 4 गोल्ड मेडल, मतलब 4 गोल्ड मेडल उस टूर में थे, साथ ही 1 सिल्वर हॉल, 1 सिल्वर हॉल था। हॉल मतलब क्या होता है कि हॉल मतलब जो पहने हुए, जो पहने हुए नहीं रहते, जैसे जीते जाते तो पहने रहते हैं। तो हॉल मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को पहने रहना, उस चीज़ को अपने आप में जोड़े रहना, तो कहीं ना कहीं वो हॉल कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूल से मतलब है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेन। रेन मतलब क्या हो गया, शासन हो गया। फिर अगला आ गया कि भैया क्या लोगों को लव एंड अफेक्शन शो करता है पीटी उषा के लिए। क्या शो करता है कि क्या वो आइकन थी स्पोर्ट लवर की थी, ठीक है। ये जो है ये आइकन तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो प्यार और जो कहीं ना कहीं अफेक्शन था जो लोगों ने दर्शाया था वो किस तरीके से दर्शाया था, किस तरीके से दर्शाया था। सी वॉज कॉल्ड ए गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल के नाम से बुलाया जाता है इस वजह से। सी वॉज मेड द फ्लैग बियरर, वो फ्लैग बियरर थी ओलंपिक गेम्स में। या सेवरल गर्ल्स, वो इस वजह से क्योंकि कई सारी लड़कियां जो 1980s में जो पैदा हुई थी उनका जो नाम था उसी के बाद जो है वो कहीं ना कहीं उसी के ऊपर जो है वो रखा गया था। 1984 का ओलंपिक जो है वो पीटी उषा के लिए सैटरिंग क्यों था, दर्दनाक क्यों था, क्योंकि वो जो है वो 4th नंबर पे आई थी। और उसके पहले जो है, ठीक है, वो रोमानियन एक जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टीना कोको काजू, वो उसने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो कहीं ना कहीं जीता था, जिसकी वजह से
वो 4th नंबर पे आई थी। ये ध्यान में रखने वाली बात है, 4th नंबर पे क्यों आई थी, वो इसी वजह से आई थी। तो ये आपका 4th नंबर आंसर है। फिर नीचे आ जाओ, एट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड पीटी उषा विन 4 गोल्ड मेडल एंड 1 सिल्वर मेडल। कहाँ पे जीती थी 4 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल? सियोल एशियन गेम्स में जो थी वो जीती थी। समझ में आ गई बात। फिर आप देखोगे कि अगला वो जैसे ही ख़त्म हुआ 5, इसके बाद अगला आपका आ गया पैसेज। अब ये पढ़ो पूरा क्या दिया गया है, पढ़ना ध्यान से। विदाउट ऑयल द मॉडर्न वर्ल्ड कुड नॉट एग्जिस्ट। ऑयल के बिना जो आधुनिक वर्ल्ड है वो नहीं एग्जिस्ट करता है। ऑयल इज़ नीड फॉर ट्रेवल। ऑयल ट्रेवल के लिए भी चाहिए, बिकॉज इट पावर्स आवर मोटर कार। ये मोटर कार को पावर देती है, बस को देती है, ट्रेन को देती है, एरोप्लेन शिप को देती है। ऑयल हेल्प करती है मशीन्स को, ऑल काइंड ऑफ, जिससे वो अच्छे से चल पाए। क्योंकि जब किसी भी मशीन में जब ऑयल जाता है तो कहीं ना कहीं वो ऑयल उसके फ्रिक्शन को कहीं ना कहीं काफ़ी फ्रिक्शन को थोड़ा कम करता है, जिससे वो जो मशीन है वो कहीं ना कहीं वर्क अच्छे से करती है। ऑयल हमें क्या होता है, कई सारे सब्सटेंसेस देता है, जैसे आर्टिफिशियल रबर, आर्टिफिशियल मटेरियल जो क्लॉथिंग में आपके आते हैं, साथ ही कई ऐसे नए मटेरियल जिनसे कई सारी चीज़ें बनती हैं। येट टिल 100 ईयर्स एगो नो वन, अगर आप देखोगे 100 साल पहले, ठीक है, नो वन यूज्ड ऑयल फॉर एनी ऑफ द दीज, कि कोई भी ऑयल का यूज इन अलग अलग पर्पस के लिए नहीं करता था। इनफैक्ट वास्तव में नो वन न्यू दैट मच ऑयल एग्जिस्ट, क्या कोई नहीं जानता था कि इतना ऑयल एग्जिस्ट भी करता है। मैन ऑयल को नहीं बनाते हैं, वे खोजते हैं, वे ऑयल ढूंढने के कई सारे रास्ते बनाते हैं। और वे दे बिगिंग बाई मेक, वो क्या करते हैं कि जहाँ पर वो ढूंढ रहे हैं उस जगह का पूरा एक मैप बना के ढूंढना चालू करते हैं। देन दे यूज द मैप टू चूज ए साइट टू एक्सप्लोर मोर ऑफ द लैंड वेयर दे आर सर्चिंग केयरफुली, ठीक है। तब वे क्या करते हैं कि मैप का यूज करते हैं, एक साइट को एक्सप्लोर करते हैं बहुत केयरफुल तरीके से। जब वहाँ पे एग्जाम, वो क्या करते हैं, वहाँ की चट्टान का एग्जामिन करते हैं, जो वहाँ पे उस सरफेस का एग्जामिन करते हैं, और एंड एक्सेस, और उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, मतलब उसको पूरी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर ऑयल जो है क्या इस चट्टानों के अंदर से निकल सकता है। टू फाइंड आउट हाउ डीपली द ऑयल इज बरीड, ठीक है, ये पता करने के लिए कि किस तरीके से ऑयल जो है वो नीचे जला हुआ है। दे नीड टू नो हाउ फार अंडर द सरफेस रॉक इज, वो ये जानना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से जो रॉक का जो सरफेस है वो कितने नीचे कहीं ना कहीं ऑयल जो होगा वो होगा। इफ़ एवरीथिंग सीम होपफुल, अगर उनको लगता है कि हाँ, अगर होपफुल है, मतलब रॉक जो है ज़्यादा चौड़ी नहीं है, इसको हम आसानी से भेद के हम ऑयल को निकाल पाते हैं, तब मैन ड्रिल डाउन करते हैं रॉक के नीचे। इन दिस वे दे फाइंड आउट वेदर ऑयल इज रेडी डज लाई अंडर अर्थ, की वे पता करते हैं कि भाई जो यहाँ पे ऑयल है क्या वाकई में अंदर है, अंदर नहीं मतलब होता है गर्भ में, क्या वाकई में। ऑफन दिस टेस्ट वेल एज इट इज कॉल्ड इज फॉर अवे फ्रॉम एनी टाउन एंड देयर इज मच वर्क टू डू बिफोर एनी ड्रिलिंग स्टार्ट। और ये जो काम, जो टेस्ट जो किया जाता है, जिसको ये बोला गया है, वो किसी भी टाउन से बहुत दूर किया जाता है। एंड और उसमें क्या होता है, उसको ड्रिलिंग स्टार्ट करने से पहले कई सारे वर्क उसमें किए जाते हैं। घर, मकान मस्ट बी बिल्ट फॉर द पीपल, मतलब जो ड्रिलिंग और टेस्टिंग के लिए आते हैं उनके लिए अलग से बनाए जाते हैं। देन द बिग डेरिक दैट कैरी द ड्रिल मस्ट बी, तब एक बिग डेरिक जो होता है, जो ड्रिल कैरी करता है, ड्रिल जो अंदर करता है, उसको लाया जाता है। ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क होता है स्टील का, जो 45 मीटर लंबा होता है, ऊंचा होता है। और ये ड्रिल जो है होता है वो द ड्रिल इस ड्रिल को उठाया जाता है एंड द लोवर्ड फ्रॉम इनसाइड द डेरिक। अब होता है क्या, ड्रिल कैसे किया जाता है, इतनी बड़ी मशीन होती है, यहाँ पे पूरा एक वो होता है, और ऊपर से ये जो चीज़ होती है इसको अंदर क्या होता है, इससे घुमा घुमा के होल किया जाता है, जिससे आसानी से होल जो होता है वो हो जाता है। ड्रिलिंग ऑफ ऑयल का ड्रिलिंग करना मीन्स मेकिंग ए वेल दैट गोज, मतलब किस तरीके से ड्रिल करना कि वो अच्छे से धरती के अंदर चला जाए। और इस तरीके से क्या नाम है, सच डीप वेल्स हैव नेवर बीन मेड अनटिल इन मॉडर्न टाइम, ठीक है। ऐसे इस तरीके से जो चीज़ थे वो आज तक कभी नहीं बनाया गया, आधुनिक समय जब तक नहीं हुआ। द रेट ऑफ ड्रिलिंग डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ रॉक बीन ड्रिल। अब देखो ड्रिलिंग क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे ड्रिलिंग सक्सेसफुल हो जाए, कई जगह रॉक थोड़ा अलग होता है, उस तरीके से
देख के देखा जाता है कि ड्रिलिंग पॉसिबल है या नहीं है। इट कैन बी एज फास्ट एज 60 मीटर। अब ये जो ड्रिलिंग होती है 1 घंटे में ये 60 मीटर तक ड्रिलिंग करती है। ड्रिलिंग यूजुअली जो होती है वो आपकी ड्राई सूखे क्षेत्रों में करी जाती है, लेकिन अगर हमें कोई भी रॉक के अंदर ड्रिल करना है झील या समुद्र में, तो बाई पुटिंग ए डायरेक्ट ऑन ए स्पेशल प्लेटफॉर्म अबव द वाटर, मतलब वाटर के ऊपर एक अलग से प्लेटफॉर्म में करना पड़ता है अगर हमें झील या समुद्र में करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विच वर्ल्ड इन द पैसेज मीन्स टू एलिवेट। एलिवेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उठाना, बढ़ाना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में प्राप्त करना। एक्सप्लोर होता है किसी चीज़ को खोजना, सर्च होता है खोजना, एग्जामिन होता है देखना, किसी चीज़ को ओवरलुक करना है, देखना। लेकिन एक्सेस मतलब क्या होता है कि उस चीज़ के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं प्राप्त करना, ठीक है, या उस चीज़ को। एलिवेट मतलब क्या होता है, उठाना, ठीक है। एक्सेस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्राप्त करना या उस चीज़ को एक्वायर करना, ठीक है। फिर आओ नेक्स्ट आपका दिया गया है कि ऑयल इज एसेंशियल फॉर ट्रैवलिंग टू। किस लिए ज़रूरी है, मशीन के लिए, क्लॉथिंग के लिए, ठीक है, फ्यूल द व्हीकल के लिए या आर्टिफिशियल रबर के लिए। किस चीज़ के लिए ये जो है ये आपका ज़रूरी है, ये आप सभी फटाफट से बताइए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इवेल्युएट मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को निकालना, मतलब किसी चीज़ की गणना करना। इवेल्युएट मतलब क्या होता है, गणना करना होता है। एलिवेट होता है, वो यहाँ पे गलत कर दिया मैंने। एलिवेट होता है मतलब क्या होता है, ऊंचा उठाना, ऊंचा उठाना, ठीक है। और इवेल्युएट मतलब क्या होता है, गणना करना, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ गणना करना। तो एक्सेस मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को गणना करना या वो करना, इवेल्युएट है वो, ठीक है, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ऑयल ट्रैवल करने के लिए क्यों ज़रूरी है, मशीन चले नहीं, ट्रैवल करने के लिए मशीन से क्या लेन देना, क्लॉथिंग से नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, फ्यूल द व्हीकल, क्योंकि व्हीकल में जब फ्यूल भरा जाएगा तभी आप ट्रैवल कर पाओगे, चाहे आप कार से करो, बाइक से करो, बस से करो, उसके लिए ज़रूरी है। डेरिक तुम्हारा क्या होता है, डेरिक यहाँ पे बताया गया है कि एक फ्रेमवर्क होता है स्टील का जो ड्रिल को सपोर्ट करता है, और डेरिक के माध्यम से ये ड्रिल मशीन जो होती है वो तुम्हारी चलाई जाती है। अब सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है कि एग्जामिन करना है। सबसे पहले क्या काम होता है, क्या एग्जामिन करते हैं सरफेस के अंदर, मैप बनाते हैं एरिया का, ड्रिल करते हैं कि या साइट एक्सप्लोर करते हैं, क्या सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि मैपिंग करते हैं, मैप बनाते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि साइट का एक्सप्लोरेशन करते हैं कि भैया देखते हैं कि कहाँ तक ये जो पूरा साइट है जा रहा है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि एग्जामिन करते हैं कि रॉक जो आपका है जो सरफेस के अंदर क्या वो कैसा है, क्या वो टूटने वाले हैं या नहीं है। और फिर इसके बाद हम ड्रिलिंग करते हैं, क्योंकि फिर नीचे हमें पता लगेगा कि भैया नीचे ऑयल है या नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ से तुम्हारा आ गया हिंदी, ठीक है, ये 20 आपका हो गया, यहाँ 21 से हिंदी आ गया। तो ये जो मैंने है यहाँ पर मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है NVS स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर पेपर का इंग्लिश का पोर्शन, ठीक। बाकी हिंदी का भी अलग मैं आपका करा दूंगा, रीजनिंग में करा दूंगा, ठीक है, वो अलग अलग मैं करा दूंगा। अभी इतना हो गया, बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि एडमिट कार्ड रिजल्ट वगैरह के लिंक आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। साथ ही आप सभी इंस्टाग्राम पर मुझे मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया